हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ तनवीर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंडियन इकोनॉमी दैट इज़ इन द सिलेबस ऑफ ईपीएफओ। तो ईपीएफओ के सिलेबस में जो आपका टॉपिक दिया गया है इंडियन इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माई नेम इज़ तनवीर. I have done my master's in economics from University of Kashmir. I have also qualified NET examination during my PG. After that, I got selected as junior statistical assistant in planning department last year. So this was a brief introduction about myself. Let's get started. ठीक है, तो सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। अब पढ़नी कौन सी चीज़ें हैं, छोड़नी कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी ये चीज़ें जाननी होती है कि कौन सी चीज़ों को हमने पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। सेम इज़ हेयर, यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक दिया गया है। अब इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अब क्या पढ़ोगे आप, उसमें क्या छोड़ोगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द लिस्ट हेयर। देखिए, सबसे पहली चीज़ इंडियन इकोनॉमी की है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे माइक्रो लेवल की चीज़ें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैक्रो लेवल की चीज़ है इंडियन इकोनॉमी। सो मैक्रो कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उन पे अगर आपका अच्छा होल्ड है तो आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, आगे जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ आएंगी, है ना। सो हर एक सब्जेक्ट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज। सेम इज़ केस विद इकोनॉमिक्स। से फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक लेते हैं, आप उठाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या काजेज़ थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में के, क्यों गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने पड़े इकोनॉमी में। उन काजेज़ में सबसे पहला काज, उसमें डिफरेंट काजेज़ थे। एक काज आपको ये दिखेगा कि फिस्कल डेफिसिट उस टाइम गवर्नमेंट का बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था उस टाइम। तो अब जब आपको फिस्कल डेफिसिट जो टर्म है, इसके बारे में ही पता नहीं होगा तो आगे आने वाली चीज़ें कैसे आप समझ पाओगे। सिमिलरली इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन का क्या सीन था इंडियन इकोनॉमी में, आज क्या चल रहा है इन्फ्लेशन में। तो बेसिक कंसेप्ट, इन्फ्लेशन क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन जब आपको पता नहीं होगी तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने ज़रूरी है। यू कैन अवॉइड माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन अवॉइड दैट सेफली, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर कहीं पे पड़ती भी है ज़रूरत, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा एंड आई विल बी डिस्कसिंग दोज कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है हमें। अब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या सीन था, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और जब आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, तभी आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हुई इकोनॉमी में, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि पहले क्या हाल था, उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स लाई गई, कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई, ताकि जो आज इंडियन इकोनॉमी का हाल है, जो जो लेवल आज इंडियन इकोनॉमी की है, इसको बोलते हैं आज की, एज यू नो कि इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है प्रेजेंटली। सो इस लेवल तक कैसे पहुंची है, कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई, कौन से फेजेस आए इकोनॉमी में, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़, इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्या कैसे डेवलप हुई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्या रिफॉर्म्स आए, कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई, क्या सक्सेसेस रही, क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको हमने इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पोवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। इन दो टॉपिक्स को भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें बजट पूरा नहीं पढ़ना है या इकोनॉमिक सर्वे पूरी नहीं पढ़नी है, इनका इनकी समरी हम पढ़ेंगे, वो हम लास्ट पे देखेंगे, वो मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा। सो
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। पढ़नी यही टॉपिक्स हैं आपको। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस टॉपिक्स, राइट? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा ना, कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे, अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि जो कोई कंसेप्ट का यूज़ है इसमें, वो कंसेप्ट उसकी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैं आपके साथ वो चीज़ भी डिस्कस करूँगा उसी टाइम। अगर हम सेपरेटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अलग लेक्चर्स देने लगे तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका मिनिमम टाइम में जो है सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आप रिवाइज़ भी कर पाओ। सो इसलिए हम डायरेक्टली उठाएँगे जो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, उसकी कंडीशन क्या थी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम मेजर जो 4 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो क्या है? सबसे पहला हमारे पास है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे? फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या आता है आपका? मोर्टेलिटी रेट क्या थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी? तो ये चीज़ें डेमोग्राफिक प्रोफाइल उस टाइम का क्या था, ये हमें पढ़ना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस होते हैं जो हमारे सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड बनते हैं। से फॉर एग्जांपल हम कहाँ से कमाते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर हुआ एक सेक्टर, हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है दूसरा, हमारे पास सर्विस सेक्टर है। सो दीज आर द सेक्टर्स दैट आर द सोर्सेज ऑफ आवर इनकम। तो उस टाइम किस सेक्टर का क्या शेयर था एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में, वो हम पढ़ेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था कंट्री का, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कितना डेवलप्ड था एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्या शेयर था इसका जीडीपी में, वो हम देखेंगे। देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात अगर हम करेंगे, इसमें 3 जो है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। 3 बेसिक जो क्वालिटीज़ थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की, वो क्या थी? सबसे पहली थी लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की लो थी। दूसरी क्या थी? हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वल्नरेबल था। तीसरी जो क्वालिटी थी, देयर वाज अ वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। वेज मतलब गैप थी ओनर्स ऑफ सॉइल एंड जो टिलर्स ऑफ सॉइल थे उनके बीच में। अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। देखिए, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, 1 हेक्टर लैंड पे आप कितना आउटपुट हासिल कर पाते हैं, उसको, वो आपकी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप 1 हेक्टर लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाएंगे। अब अगर आपके पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है तो आप उसी हेक्टर ऑफ लैंड पे कम प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाएंगे, कम प्रोडक्शन हासिल कर पाएंगे, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। सो दिस वाज एक्सट्रीमली लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ये प्रोडक्टिविटी थी आउटपुट पर हेक्टर लैंड, ये बहुत ही लो लेवल की थी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस थी उस टाइम, बहुत ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। तो देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, इट वाज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947 एज कम्पेयर्ड विद दिस लेवल इन 2008। जो वीट की प्रोडक्शन थी कितनी कम थी? 4 टाइम्स लोअर थी। जो 1947 की वीट की प्रोडक्शन थी, अगर हम इसको कंपेयर करें 2008 की लेवल के साथ, तो 2008 में 4 टाइम्स ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थी वीट की एज़ कम्पेयर टू 1947। तो ये देखिए बैकवर्डनेस, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बैकवर्ड थी टेक्नोलॉजी उस टाइम की। 4 गुना कम प्रोडक्टिविटी थी। मतलब अगर आपके पास 1 हेक्टर ऑफ लैंड था, जितनी प्रोडक्शन आप उससे 2008 में कर पाते हैं, वीट की प्रोडक्शन की बात यहाँ हो रही है, तो अगर 1947 में यही हेक्टर ऑफ लैंड था, तो इस यही वीट आप प्रोड्यूस करना चाहते थे वहाँ पे, तो वो 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 2008 होता। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, जो
हाँ, प्रोडक्टिविटी का प्राइस देखो, दिस वाज 20 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर टू इट्स लेवल इन 2008। तो जो राइस की प्रोडक्शन थी ये 20 गुना कम थी 1947 में, व्हेन यू कंपेयर इट विद द लेवल्स इन 2008। तो दिस वाज द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस और लो प्रोडक्टिविटी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब एग्रीकल्चर बहुत वल्नरेबल था, इट वॉज ओवरली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट एंड रेनफॉल। ठीक है, अगर रेनफॉल कम होता तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, प्रोडक्शन ज़्यादा होती। रेनफॉल कम होता तो प्रोडक्शन कम होता। ऐसा क्यों था? क्योंकि कोई इरीगेशन का कोई सिस्टम नहीं था, कोई कैनाल्स नहीं थे, कोई वेल्स नहीं बने थे, तो कोई परमानेंट जो जिसको कहते हैं परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन वो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। ठीक है, सो these were the three principal characteristics of agriculture at the time of independence. तीसरा, सॉरी हमने दो डिस्कस किए, तीसरा क्या है? अ वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल के ओनर्स थे, जिनको ज़मींदार्स बोलते थे, और जो टिलर्स थे, इनके बीच में एक गैप थी। देखो, जो ब्रिटिशर्स ने एक यूनिक सा सिस्टम इंडिया में उस वक्त लाया था, जिसको बोलते हैं हम ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। क्या था वो सिस्टम? उस सिस्टम के अंडर जो ज़मींदार्स थे उनको बनाया गया था, जो लैंड थी उसके वो बने थे परमानेंट ओनर्स। जबकि वो कुछ काम करते नहीं थे, कुछ कॉस्ट्स जो थे वो इनकर नहीं करते थे। कॉस्ट्स इनकर करते थे टिलर्स, काम भी टिलर्स करते थे। तो प्रोडक्शन का में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या? ऑलमोस्ट सारा कंट्रीब्यूशन टिलर्स का था। लेकिन जो उस वहाँ से प्रोड्यूस निकलता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता था ओनर्स का, जिनको ज़मींदार्स बोलते थे। ये इनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। और जो ओनर्स थे ये खुद ब्रिटिशर्स को, ये जो ओनर्स थे ये ब्रिटिशर्स को देते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देते थे। और बाकी इनको फ्रीडम, इनके लिए फ्रीडम थी, ये जितना पैसा चाहते उतना टिलर्स से हासिल करते। इनको टिलर्स को क्या मिलता था वापस? टिलर्स को सिर्फ उतना मिलता था, सब्सिस्टेंस लेवल का मिलता था उनका। मतलब सब्सिस्टेंस क्या होता है ना, कि जितना उनको 2 वक़्त की रोटी के लिए ज़रूरी होता था, बस उतना इनको मिलता था ज़मींदार्स के थ्रू। तो जबकि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टिलर्स का होता था, लेकिन जब उसके आउटपुट की बात आती थी, तो इनको दिया जाता था उतना, जिससे इनकी 2 वक़्त की रोटी चलती। सो दिस वाज़ द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एट दैट टाइम। तो ओनर्स शेयर द आउटपुट बट नॉट द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जो ओनर्स ऑफ लैंड थे, ज़मींदार्स, ये आउटपुट तो शेयर करते थे, लेकिन जो कॉस्ट आता था आउटपुट पे, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था। टिलर्स वेयर गिवन बेयरली इनफ सब्सिस्टेंस। जो टिलर्स होते थे दे वेयर गिवन बेयरली इनफ सब्सिस्टेंस। जो आपको मैंने बोला कि इनको सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल की चीज़ें दी जाती थी, जिससे ये लोग ज़िंदा रह पाते। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस्ड कि एग्रीकल्चर की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब देखिए क्या फैक्टर्स थे इसके पीछे, क्यों बैकवर्ड थी, क्यों स्टैग्नेंट थी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रुकी हुई क्यों थी, कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर में 1947 या 51 के टाइम पे। तो देखिए इसके कौन से फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर था जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, जो मैंने बोला आपको ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया में, दैट वाज अ फैक्टर बिहाइंड द बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ज़मींदार से ये दे वे रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, जो मैंने बोला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। सो द ज़मींदार्स वेयर टू पे, ये फिक्स्ड सम ऑफ गवर्नमेंट को देते थे, सम ऑफ मनी एज लैंड रेवेन्यू। ज़मींदार्स वेर एब्सोल्युटली फ्री टू अप्रोप्रिएट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ सॉइल एज दे कुड। जितना ये चाहते थे उतना अप्रोप्रिएट करते थे उनसे, किनसे? जो टिलर्स थे उनसे उतना पैसा लेते थे जितना ये चाहते थे। इनको एब्सोल्यूट फ्रीडम थी, कोई लॉ डिफाइंड नहीं था कि कितना लेना है, कोई लिमिट नहीं था। देयर वॉज हार्डली एनी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट ruined, ख़त्म कर दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि ये जो ज़मींदार थे इनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि इनको रेवेन्यू मिल जाता। वो रेवेन्यू कहाँ पे खर्च करते थे? वो डेवलपमेंटल पर्पज़ में नहीं खर्च करते थे, बल्कि अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो यूज़ होता था।
हाउएवर इट वाज नेवर डेजर्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर बचा क्यों, इसको डेजर्ट क्यों नहीं किया गया, इसको छोड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी यही हाल था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, सर्विस सेक्टर भी नहीं था। तो अब लोगों के पास जीने के लिए कुछ तो होना चाहिए था सोर्स ऑफ इनकम। अब जितना मिलता था एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता था। सो दे कुड नॉट अबैंडन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर, दैट्स व्हाई इट परसिस्टेड। सो इस वजह से एग्रीकल्चर को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब सेकंड रीज़न क्या था? दिस इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखें, अब देखें ब्रिटिशर्स ने और क्या किया, ये जो फार्मर्स थे इनको फोर्स किया गया कि आप क्या करो, आप कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करो, पर्टिकुलरली इंडिगो। ये एक रॉ मटेरियल यूज़ होता था जो ब्रिटिश में इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे। तो अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के फार्मर्स को फोर्स किया कि नहीं, आपने इंडिगो ही प्रोड्यूस करना है। इससे पहले ज़मींदार क्या करते थे, ये दे वुड ग्रो ग्रेन, ये अपने लिए जो भी इनका फूड मटेरियल जिसमें राइस एंड वीट आते हैं ये प्रोड्यूस करते थे, इससे इनका गुजारा होता था। ये सरप्लस नहीं प्रोड्यूस करते थे लेकिन इनका गुजारा होता था, 2 वक्त की रोटी चलती थी इससे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं जी, अपने जो है इंडिगो की प्रोडक्शन करनी है। वो क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इस चीज़ को वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते ब्रिटेन फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज़। लेकिन दिस वाज बीइंग डन फोर्सफुली, इसमें ज़मींदारों की कोई अपनी मर्ज़ी नहीं थी, फोर्सफुली इस चीज़ को किया जा रहा था। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या हुई, देखिए। हाँ, एक और चीज़ इनको किया जा रहा था, इनको एडवांस में दिया जाता था कुछ। दे वेर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब अगले साल के लिए भी आपने जो इंडिगो की प्रोडक्शन है वो करनी है, उसके लिए इनको एडवांस पे किया जाता था। अब अगर ये एक्सेप्ट ना करें, ये रिजेक्ट करते उस चीज़ को कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए एडवांस क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से प्रोड्यूस करें, वो चीज़ नहीं चलती थी, इनको करना ही करना था एक्सेप्ट। दिस वाज बीइंग डन बाय फोर्स। तो इनको इंडिगो प्रोड्यूस करवाना, इनसे इंडिगो जो है उसकी प्रोडक्शन करवाई जा रही थी। तो अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो शॉर्टेज हुई, जो फूड ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करते थे उसकी कंट्री में शॉर्टेज हुई। दूसरा, अब इनको अर्लियर दे वुड गो ग्रेन फॉर देयर फैमिलीज़, इससे पहले ये अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए जो है वो ग्रेन है उसको, जिसमें वीट राइस वगैरह आते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब क्या है, इनको ये जो ग्रेन वगैरह है इसको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता था। अब चूँकि शॉर्टेज भी थी और इनके पास कैश की भी शॉर्टेज थी, एक तो फूड ग्रेन्स की मार्केट में शॉर्टेज थी, दूसरी इनके पास कैश भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्यों? बिकॉज ऑफ इंडेप्टेडनेस, क्योंकि ये डेट के नीचे दबे हुए होते थे, एक तो मनी लेंडर्स से और दूसरा ब्रिटिशर्स से। तो ओवरऑल इनकी लाइफ मिजरेबल थी उस टाइम। सो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या रिजल्ट निकला इस चीज़ का? अब इनके पास इन जो ज़मीन, ये जो टिलर्स ऑफ लैंड थे, फार्मर्स थे, इनके पास कोई रास्ता नहीं था। सो दे हैड ओनली वन वे, दैट इज़ टू स्टिक टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में ही काम करो, जितना मिलता है वहीं से बस उसी पे गुजारा करो, एंड ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ लैंड लॉर्ड्स और मनी लैंडर्स। तो इनको इनकी मर्सी पे, इनके रहमो करम पे रहना पड़ता था, जो मनी लैंडर्स थे और जो लैंड लॉर्ड्स थे। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. So the agriculture was exploited under British rule as a source of revenue by landowners, but the revenue was never invested in agriculture. It was spent on luxurious lifestyle of zamindars. जो ये जो एग्रीकल्चर है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया अंडर ब्रिटिश रूल एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय लैंड ओनर्स। जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, इनके लिए एग्रीकल्चर सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। अब वो जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते थे उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए यूज़ करते थे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, नई टेक्निक्स नहीं लाई गई, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई गई, तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रहा, बैकवर्ड रहा। सो दिस वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका सीन क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी सेम ही हाल था।
सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक टर्म थी जो डिस्क्राइब करती है स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या हाल था, उसको बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इम्प्लाई टू थिंग्स, इससे दो चीज़ें इम्प्लाई होती हैं। क्या? Decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policies of the British government, and bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities। क्या है इसका मतलब? देखिए, एक मिनट। डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में थी उस में डीके आया, वो बैकफुट पे चली गई। क्यों? ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, ट्रेड पॉलिसीज़, जिससे वो जो हम आगे देखेंगे टैरिफ पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, तो उसकी वजह से जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बैकफुट पे चली गई, उसको नुकसान हुआ, उसने मार्केट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या था? ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। सो ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के लिए एक टर्म यूज़ की गई है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस किस के लिए? डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। क्यों? डिस्क्रिमिनेटरी, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड दूसरा, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्यों मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई? बिकॉज देयर वेर नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एट दैट टाइम। ठीक, ओके। देखें, काजेज ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट्स क्यों डीके हो गई, क्यों पीछे चली गई हैंडीक्राफ्ट्स? देखें, इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिफ पॉलिसी थी उसकी वजह से। क्या थी वो टेरिफ पॉलिसी? इट अलाउड टेरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टेरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। इस टेरिफ पॉलिसी, ये जो टेरिफ पॉलिसी ब्रिटिश ने अडॉप्ट की थी वो क्या थी? जो इंडिया से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होती थी टू ब्रिटेन, और जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था इंडिया, ये टैरिफ फ्री कर दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। क्यों? उससे क्या हुआ? क्योंकि ये चीज़ें जब इंडिया यहाँ से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था टू ब्रिटेन, वो भी सस्ता हुआ वहाँ के प्रोड्यूसर्स के लिए, और जो वहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स, वो भी यहाँ पे सस्ता था। तो इसलिए वहाँ की इंडस्ट्री भी चली और उनको रॉ मटेरियल भी कंटिन्यूअसली मिलता रहा। उससे हुआ क्या? दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया? बट प्लेस्ड अ हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अब अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे यहाँ से, उन पे हैवी ड्यूटीज़ लगाई गई। जो टैरिफ्स था वो उन पे बहुत ज़्यादा लगाया गया इंडियन गुड्स पे, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स पे। तो इस चीज़ से जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थी इंडिया की, इसने मार्केट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब इन पे टैरिफ्स बढ़ाया गया मतलब इनका प्राइस बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्राइस बढ़ा तो इनकी डिमांड कम होगी मार्केट में। तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री वैनिश होती गई। कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लॉस देयर मार्केट टू द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने धीरे धीरे जो है मार्केट को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। इनको रिप्लेस किया किसने? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ने। क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट पे मिलते थे, लो प्राइस पे मिलते थे, इसलिए इन्होंने जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको रिप्लेस किया। Competition from machine made products, low cost of machine made products and their precision and quality out excelled Indian handicraft products। अब दूसरा क्या फैक्टर बना इस चीज़ के लिए? वो था कि जो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स था, जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, देखिए उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो प्रिसाइज होती है एज़ कम्पेयर टू दी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। तो जो वहाँ से प्रोडक्ट्स बनते थे उसके कंपैरिजन में जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
तो इसलिए ये भी एक रीज़न बना कि हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स ने मार्केट लूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा है कि चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स बाय द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास व्हिच वाज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। तो तीसरा रीज़न क्या बना इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डीके हुई उसमें तीसरा कौन सा फैक्टर बना? वो था कि जब ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ इंडियन मार्केट्स में आना शुरू हो गए तो इंडिया में एक क्लास ऑफ पीपल जो कि रिच थे उन्होंने क्या किया उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया ब्रिटिश जो वेस्टर्न स्टाइल लाइफस्टाइल है वो। तो उसके लिए वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए उनको वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी जो कि ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ दोज प्रोडक्ट्स वेर मेड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। तो ये एक और फैक्टर बना कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ गई और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश प्रोडक्ट्स कम होती गई। सो दिस वाज द थर्ड फैक्टर। अब फोर्थ फैक्टर इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन of the size of market for low cost British products and for Indian products the market started shrinking। जो इंडिया में रेलवेज स्टार्ट की गई ब्रिटिश के थ्रू इट रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ साइज ऑफ मार्केट। इससे जो मार्केट साइज था वो जो ब्रिटिश के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स थे उनके लिए मार्केट जो है एक्सपेंड होता गया। इंडिया चूँकि बहुत बड़ा मार्केट था, पॉपुलेशन बहुत थी इंडिया की, एरिया बहुत था, तो इस वजह से जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स थे ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज उनके लिए मार्केट एक्सेस बढ़ गया एंड द फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स द मार्केट स्टार्टेड श्रिंकिंग। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो दूसरी प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड कम होती है। सो सेम हैपेंड विद द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अ फ्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्प्रैंग अप। अब देखें फ्यू टेक्सटाइल, कुछ टेक्सटाइल गिनी चुनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी जो कि थोड़ी डेवलप हुई उस टाइम। उसमें आयरन एंड स्टील एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विच वॉज फाउंडेड इन 1907। देखो जो 19th सेंचुरी में है ना, कुछ फ्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो गई, वो इस्टेब्लिश हो गई। अ फ्यू शुगर सीमेंट एंड पेपर मिल्स वेर इस्टेब्लिश्ड। बस इससे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई उस टाइम। ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई थी तो इसके इस्टेब्लिशमेंट में किसका हाथ था? दे वर इस्टेब्लिश्ड बाय द रिचर क्लास ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड विच रिजल्टेड इन स्कैर्सिटी एंड प्राइस राइज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड हुए उनकी वजह से जो मार्केट में स्कैर्सिटी बढ़ी, जो गुड्स थी ब्रिटिश मेड गुड्स या बाकी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के जो गुड्स थे उनकी स्कैर्सिटी मार्केट में बढ़ी, स्कैर्सिटी से प्राइस बढ़ा। तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो इंडिया का रिचर क्लास था उन्होंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। तो इस वजह से कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। नो स्टेट पार्टिसिपेशन बियॉन्ड रेलवेज। स्टेट की कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, स्टेट का कोई रोल नहीं था। स्टेट ने बस रेलवे सेक्टर को इस्टेब्लिश किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी उन्होंने सिर्फ रेलवे सेक्टर पे फोकस किया क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया। रेलवे सेक्टर उनके बहुत काम आया, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिमांड मिली, मार्केट मिला, उस वजह से। बाकी उनका उसमें भी कोई जो इंडिया एज अ कंट्री उसके लिए वो खैर ख्वाह नहीं थे उसमें भी। नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ना कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड, दे आर गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी उस टाइम नहीं थी। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बाकी जो इसमें कुछ रह गया दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।